हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। रतन टाटा, एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा। परिचय। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, विनम्रता और समाज सेवा के प्रति समर्पण से टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक आदर्श नेता और समाज सुधारक भी हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व ने भारत को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। बाल्यकाल और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे नवल टाटा और सोनू टाटा के पुत्र हैं। उनके दादा जमशेदजी टाटा, टाटा समूह के संस्थापक थे। जब वे मात्र 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। शिक्षा की बात करें तो रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। टाटा समूह में प्रवेश और शुरुआती संघर्ष। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। यह अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उन्होंने यहां से जमीनी स्तर पर काम करने की कला सीखी। उनके शुरुआती वर्षों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने उन्हें कंपनी के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 1971 में उन्हें नेको, नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया, जो उस समय भारी घाटे में चल रही थी। उन्होंने कंपनी को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाजार की परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं हो सका। हालांकि इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अपने नेतृत्व कौशल को और बेहतर किया। टाटा समूह के अध्यक्ष बनने का सफर 1991 में, जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उस समय कई लोगों को लगा कि वे इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके पास उतना अनुभव नहीं था जितना अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पास था। लेकिन रतन टाटा ने अपने नेतृत्व कौशल से सभी को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कंपनी में बड़े बदलाव किए, कई पुरानी कार्यशैलियों को बदला और नई रणनीतियां अपनाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। महत्वपूर्ण उपलब्धियां। 1. टाटा इंडिका और टाटा नैनो। रतन टाटा का सपना था कि आम भारतीय परिवार के पास खुद की कार हो। इस सोच को साकार करने के लिए उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च की, जो भारत में निर्मित पहली पूर्ण स्वदेशी कार थी। इसके बाद 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे 1 लाख रुपये की कार के रूप में जाना गया। यह विश्व की सबसे सस्ती कार थी, जिसे मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। 2. टाटा समूह का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिससे यह एक वैश्विक ब्रांड बन गया। इनमें से कुछ प्रमुख अधिग्रहण हैं। 2000 टाटा टीनी टेटली का अधिग्रहण किया। 2004 टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की कंपनी डेवू के ट्रक निर्माण संयंत्र को खरीदा। 2007 टाटा स्टील ने ब्रिटिश नीदरलैंड की कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण था। 2008
टाटा मोटर्स ने प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। 3. समाज सेवा और परोपकार। रतन टाटा हमेशा से समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में योगदान दिया। उनकी परोपकारी सोच का उदाहरण यह है कि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाने का निर्णय लिया। रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे आज भी कई स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे युवा उद्यमियों को निवेश और मेंटरशिप प्रदान कर रहे हैं। उनकी सादगी और उदारता के कारण वे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी शामिल है। रतन टाटा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें शामिल हैं 1. पद्म भूषण 2000, भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित करते हुए 2. पद्म विभूषण 2008, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उन्हें उनके व्यापारिक योगदान के लिए दिया गया। 3. जर्मनी का आदेश 2014 में, उन्हें जर्मनी के राष्ट्रपति द्वारा इस आदेश से सम्मानित किया गया। 4. सर्वश्रेष्ठ सीईओ 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का खिताब दिया गया। 5. फिक्की लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पुरस्कार उन्हें 2012 में दिया गया। निधन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा की विरासत उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनकी नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा के प्रति उनके समर्पण में जीवित रहेगी। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। निष्कर्ष, रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं है, बल्कि वे एक आदर्श, प्रेरणा स्रोत और सच्चे मानवतावादी हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, निस्वार्थ सेवा भावना और देश के प्रति समर्पण हर भारतीय को प्रेरित करता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल दौलत से नहीं, बल्कि समाज के प्रति किए गए योगदान से मापी जाती है। वे आज भी युवाओं के लिए एक आदर्श हैं और उनका योगदान भारत के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रतन टाटा का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।